जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 के लिए सामान्य ज्ञान को हम लोग कवर करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होने वाला है। ये बुक जो है ये रोजगार पब्लिकेशन का बुक है, ये अंकित भाटिया सर का। अब तक 2019 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी इसमें एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का इसमें क्वेश्चन सहित व्याख्या दिया हुआ है। बहुत शानदार बुक है ये। अगर इस बुक को आप ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके इसको ख़रीद सकते हैं। इस बुक में सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कवर किया गया है और सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को कवर किया गया है। अब तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन को यहाँ पर उसका व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो बहुत शानदार इसमें ये बुक है, आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है हम लोग इतिहास से कवर करेंगे, इसके बाद भूगोल को कवर करेंगे। एक नंबर है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और उसके पहले महानिदेशक भी बने थे। 2 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषण स्थल है। तो इसमें से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हुनसांगी पूरा पाषण कालीन स्थल हुनसांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चिरांद, बुजरहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषण कालीन स्थल हैं। आगे 3 नंबर में है प्राचीन काल में कंबकार शब्द का संबंध खाली जगह से था। तो किससे था, तो ये था भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से। भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से इसका संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कंबकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से था। ये लोग जमींदार की खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। आगे 4 नंबर है लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से खाली जगह की जगह लोहे का इस्तेमाल करने लगा था। तो किसके जगह पर, ये कांसे की जगह पर लोहे का इस्तेमाल करने लगा था। कांस्य युग के पतन ने लोह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लोह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। आगे 5 नंबर है सिंधु सभ्यता के लोग खाली जगह बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो क्या बनाने के लिए, तो ये कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। आगे की पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे 6 नंबर है माइक्रोलिथ खाली जगह का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ खाली जगह का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो किसके, तो ये छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। आगे 7 नंबर है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली जगह भाषा में मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में है, तो ये सिंधी भाषा में है। किस भाषा में, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सेधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लहरकाना
जिले में स्थित नदी के तट पर स्थित है। आगे 8 नंबर है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। आगे 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता याद रखिएगा। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। 10 नंबर है, किस स्थान से हड़प्पा कालीन रत्न की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई है ये? तो ये हेमाबाद से हुई है। हेमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में ये है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है, यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आगे 11 नंबर है, ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ये पुरासनी कहा जाता था। इसके रिलेटिव कुछ और नाम हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। और वितास्ता जो है ये झेलम है आधुनिक नाम। सदानीरा जो है ये गंडक। और गोमती जो है ये गोमल है इसका आधुनिक नाम। इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं 12 नंबर में, उपनिवेशों के केंद्रीय विषय क्या थी? तो क्या थी? ये दर्शन एवं ज्ञान। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। उपनिवेशद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। 13 नंबर है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो किसमें है? ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद में ब्राह्म ज्ञान, धर्म, समाजी निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। आगे हैं 14 नंबर में, बौद्ध धर्म में भिक्षाणु बनने वाली प्रथम महिला थी। तो कौन थी? तो ये था महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। उनकी माता महामाया की उनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षाणु बनाने वाली प्रथम महिला थी। आगे हैं 15 नंबर में, बुद्ध चरित्र सौंदानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? ये था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था। इनके प्रमुख ग्रंथ और इनके रचनाकार कुछ हैं। मिलिंद पन्हो जो हैं ये नागसेन का रचनाकार है। माध्यमिक सूत्र जो है नागार्जुन है। अभिधर्मकोश ये वसुबंधु है। विशु दिम्मग जो है ये वधु घोष हैं। 16 नंबर है, महाबोधि मंदिर परिसर का खाली जगह के जीवन से सीधा संबंध है। किससे? तो ये भगवान बुद्ध से। महाबोधि मंदिर बोधगया यानी बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 17 नंबर है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो किसने? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या सथारा कहा गया है। आगे हैं, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये था प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य यानी चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। आगे हैं, अशोक के निम्नलिखित
निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो ये हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ है। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा गया है, एक गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य सत्यापुत, केरलपुत यानी जो चेर हैं, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो कौन था? ये था आपका रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम था। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। आगे हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने, गुप्त वंश के शासक ने। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महारोली यानी दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो किस विश्वविद्यालय की क्या था? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की थी। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित किया गया था। आगे है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो कौन सा नदी के? तो ये रावी नदी के। अन्य प्रमुख शैधव स्थल एवं उनके समीप स्थित नदी इस प्रकार हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध नदी के समीप हैं। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के। कालीबंगा, घाघर, लोथल, भोगवा, चंदहुदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, सुतकोंडोर ये दासक नदी के समीप स्थित हैं। इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं 24 नंबर में, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की इस लंबी अवधि मानव इतिहास का खाली जगह प्रतिशत कवर करती है। तो कितना प्रतिशत कवर करती है? तो ये 99% ये कवर करती है। इतिहास ने भारतीय पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन? ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। आगे 25 नंबर में, हड़प्पा वासियों को तांबा संवत वर्तमान समय के खाली जगह से प्राप्त होता था। तो कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये राजस्थान से ये प्राप्त होता था। आगे है, लोह युग का सबसे आम उपकरण खाली जगह था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो ये कौन सा? तो ये कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो कौन सा नदी? तो ये गंगा नदी का जो है वो केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक कालीन की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को मानी गई है। आगे है, खाली जगह वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो कौन सा? यह है सामवेद। वेदों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है और सामवेद में यज्ञों के अवसर अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो ये है आपका ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद जो है अथर्ववेद है। गद्य एवं पद में निम्नलिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेत्रियी भी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो कौन सा है, ये मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। ये मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल हुल्लूर कर्नाटक में, चिरांद सारण यानी बिहार में तथा महागड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हैं वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग खाली जगह वर्ष पहले हुई थी। तो कितना वर्ष पहले, ये 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 युक्त तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होर्ती कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मी ग्रंथ हैं। 32 नंबर है खाली जगह शहर कच्छ के रन में खादिर वेत, जिसे वेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। तो कहाँ पर, ये धोलावीरा में, यहाँ धोलावीरा में। धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। धोलावीरा अवस्थित कच्छ या गुजरात। खोजकर्ता जे.पी. जोशी इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते थे। हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानघर का खोज की गई थी, तो कहाँ पर, ये मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नेतर्की के कांस्य मूर्ति 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति आदि। कालीबंगा जूते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल से बंदरगाह धान यानी चावल, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। और बनवाली मिट्टी से बना हल। आगे हैं 34 नंबर में हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर, ये गुजरात राज्य में है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में तथा धोलावीरा गुजरात में स्थित है। आगे हैं वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के खाली जगह संप्रदाय से था, तो कौन सा, तो ये सांख्य के। आगे हैं कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। न्याय का गौतम, पूर्व सीमांसा ये जैमिनी है, उत्तर सीमांसा बद्रायन है, योग पतंजलि है, वैशिक कानद या उल्लूक है, चरवानक जो है ये चावार्क हैं। आगे हैं प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज डॉक्टर S.R. राव ने की थी। आगे ऋग्वेद खाली जगह स्तूपों का संग्रह है, तो कौन सा है, कितने के संग्रह हैं, ये 1028 सूक्तों के संग्रह हैं। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है भारत मुनि को माना जाता है। भारतीय मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रत से परिपूर्ण है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख का महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों यानी पुस्तकों में 10,000 छंद हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महाभारत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
40 नंबर है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सूक्त। सूक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सूक्त कहलाता है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। आगे हैं, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? किसको जाता है? तो ये चाणक्य को। ये चाणक्य को जाता है। प्रमुख रचना और इसका मुख्य रचनाकार इस प्रकार हैं। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। अष्टाध्यायी ये पाणिनि हैं। वाल्मीकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास हैं। आगे हैं, एक प्रसिद्ध नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शाक्यत द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा। प्रमुख रचना और लेखक इस प्रकार हैं। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त हैं। ऋतु संहार जो हैं ये कालिदास हैं। कुमार संभव ये कालिदास हैं। मेघदूत कालिदास। रघुवंश कालिदास और विक्रमोर्वशीयम जो हैं ये भी कालिदास हैं। आगे इस नोट में दिया है, अश्वघोष जो हैं बुद्ध चरित्र के लेखक हैं और कल्हन जो हैं रजतरंगिणी के लेखक हैं। आगे कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आगे हैं, वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खाली जगह खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं। तो कौन सा? तो ये पांच खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहद सहित बृहद जातक हैं। आगे हैं, सिकंदर ने किस वर्ष भारत के आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य यानी उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। आगे हैं हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु के पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो कौन सा हो जाएगा? ये था उदायन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबुसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। आगे है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को खाली जगह में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? तो ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? पाटलिपुत्र यानी पटना इसको कर दिया गया। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो कौन था? ये था वैशाली। वैशाली था। इसके प्रमुख महाजनपद और उसकी राजधानी इस प्रकार हैं। सूरसेन जो है ये मथुरा है। वत्स्य जो है ये कौशाम्बी है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ है। कौशल श्रीवस्ती या अयोध्या। मगध गिरिब्रज या राजगिरी। मत्स्य जो है ये विराट नगर है। आगे निम्नलिखित में कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये था आपका कामरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी।
इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वर्णित है। आगे 16 महाजनपद अंग, मगध, कांस्य, वत्स्य, वज्जी, कौशल, अवनीत, मलल, पांचाल, चंदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गंधार, ये हैं। आगे 50 नंबर में अवर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और खाली जगह तीर्थकार थे। तो कौन थे? तो ये 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव था और जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ठनेमि था और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ था। 51 नंबर है गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में खाली जगह के पेड़ के नीचे कई दिन तक ध्यान लगाए। कौन सा पेड़ के नीचे? तो ये पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। प्रमुख घटना संबंधित इनका प्रतीक इस प्रकार है। जन्म जो है ये कमल एवं सांड का प्रतीक, ज्ञान जो है ये पीपल यानी बोधि वृक्ष हो जाएगा इसमें, गृह त्याग ये घोड़ा इसका प्रतीक है, निवारण जो है पद चिन्ह है और मृत्यु या महापरिनिर्वाण जो है ये स्तूप का इसका प्रतीक है। नोट में दिया हुआ है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया यानी बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल यानी बोधि वृक्ष के नदी समाधि लगाई थी। आगे हैं गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की खाली जगह भाषा में दी। तो किस भाषा में? तो ये पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे। आगे हैं जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसके लिए? तो ये किसानों के लिए, किसानों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिन था। पंच या महाव्रत यनुव्रत जिसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचार्य तथा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचार्य भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रत का भी उल्लेख है। आगे हैं बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण के से संबंधित थे और एक खाली जगह थे। तो क्या था ये? तो ये क्षत्रिय था। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित एक क्षेत्रीय थे। इनकी पिता सुधोधन कपिलावस्तु के शासक शाक्य के गणराज्य थे। आगे हैं भगवान महावीर ने खाली जगह वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने चले गए। तो किस वर्ष में? ये 30 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ दिए थे। भगवान महावीर संबंधित महत्वपूर्ण तत्व हैं। जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम इसका सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई निंदवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में ही इनको हो गया था। और गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिम्भ्रिक ग्राम में हुआ था इसका। आगे हैं बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है? तो क्यों है ये? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। आगे हैं निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो किसने? तो ये वस्यकार, यह था वस्यकार। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार को
गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वत्स्यकार की गौतम बुद्ध ने भेंट राजगिरी के समीप गृहकुट नामक पर्वत पर हुआ था। आगे हैं जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन खाली जगह दिनों के लिए किया जाता है। तो कितने दिनों के लिए? तो ये 10 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदायों से विभक्त था। एक श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहने वाले को दिगंबर कहा गया है। आगे प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम काम्बलों और खाली जगह अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा था? तो ये था आपका दक्षिण भारत, ये था दक्षिण भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य था। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य शासन सर्वाधिक विभिन्न जानकारी पर प्रकाश डाला गया है। आगे हैं 60 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका कंधार है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात एवं मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। आगे हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी खाली जगह थी। तो कहाँ पर थी? ये था पाटलिपुत्र, ये था आपका पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य साम्राज्य की शासनकाल जो था वो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व था। 62 नंबर है, मौर्य साम्राज्य की अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो ये था बृहदरथ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या उसके सेनापति पास्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य की दूसरे शासक था? तो कौन सा था? ये था आपका बिंदुसार, ये था बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व है। बिंदुसार की शासनकाल की अवधि 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व है। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व है। और नोट में दिया हुआ है, अशोक के वास्तविक राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे हैं, अशोक के धम्प में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन खाली जगह था। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा शामिल, इसमें नहीं था, शामिल नहीं था, बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसको अशोक के अभिलेख में धम्प कहा गया है। अशोक की धम्प नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो कौन था? तो ये था आपका अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक का माता का नाम सुभद्रागी था। आगे हैं, खाली जगह साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो कौन सा? तो ये मौर्य प्रमुख इसका वंश और इसका संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदानंद था। ये पाल जो है गोपाल संस्थापक था, पाल वंश। मुगल वंश जो था ये बाबर था। आगे हैं,
अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली जगह भाषा में थे और खाली जगह लिपि में लिखे गए थे। तो कौन सा भाषा में था? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो था ये प्राकृतिक भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के केवल 2 अभिलेखों शाहबाजीगढ़ी एवं सनसेहरा की लिपि खरोष्टी हैं। आगे हैं, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो ये है आपका अशोक। ये है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के बृहत् शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? ये 7 हैं। आगे हैं, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये था कौटिल्य। ये था कौटिल्य था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी था। सत्तर नंबर है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खाली जगह के अनुयायी थे। तो किसके अनुयायी थे ये? तो ये था आपका बौद्ध धर्म की। ये था बौद्ध धर्म की। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। अशोक का राज्य अभिषेक वर्ष 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। आगे 71 नंबर में, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये? तो ये पटना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो किसने उठाया था? तो ये अशोक ने।